एक व्यक्ति होता है जो अपनी पत्नी के कत्ल के इल्ज़ाम में जेल की सज़ा काट कर के आता है। जेल की सज़ा काट कर आने के 7 वर्षों के बाद वो सब्ज़ी बेच रहा होता है और अचानक से उसकी पत्नी उसके सामने आकर के खड़ी हो जाती है। वो देख कर के अचंभित हो जाता है कि आखिर ये उसके साथ हुआ तो हुआ क्या? क्या उसकी पत्नी वाक़ई में ज़िंदा थी या फिर उसकी कोई हमशक्ल थी? वो कुछ समझ नहीं पा रहा होता है कि आखिर उसके साथ हुआ क्या, क्योंकि वो दिखने में तो हूबहू उसकी पत्नी जैसी ही दिख रही थी। नमस्कार, मैं ज्योति गौड़ आपका अपने चैनल ज्योति क्राइम की आवाज़ में बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी अपने घर में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ये आज की सच्ची घटना है। राजस्थान का एक ज़िला लगता है दौसा। दौसा ज़िले की ही एक जगह है मेहंदीपुर बालाजी, जिसकी धार्मिक मान्यताएं बहुत ज़्यादा मानी जाती हैं। वो एक धार्मिक स्थल है जहाँ पर दूर दराज से लोग धर्म के नाम पर धर्म करने और वहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। उन्हीं में से एक व्यक्ति होते हैं राजेंद्र प्रसाद गुप्ता, जो अपनी पत्नी उर्मिला देवी के साथ वहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं और साथ में अपनी बेटी आरती को लेकर आते हैं। वो वहाँ पर दर्शन करते हैं। दर्शन करने के बाद आरती पास में ही एक दुकान होती है, वहाँ से किताबें और भगवान की कुछ तस्वीरें खरीदने लगती है। तस्वीरें खरीद रही होती है और मोल भाव कर रही होती है। मोल भाव जिनसे कर रही होती है वो 2 लड़के होते हैं, जिनमें से एक का नाम होता है सोनू सैनी और दूसरे का नाम होता है गोपाल सैनी। वो उनसे उन पुस्तकों का मोल भाव कर रही होती है और सामने सोनू उसको पुस्तकें दिखा रहा होता है और देखते ही देखते दोनों की आंखें चार होती हैं और दोनों को आपस में प्रेम हो जाता है। कहते हैं प्रेम की कोई उम्र नहीं होती, सीमा नहीं होती, वक्त नहीं होता, बस कुछ ऐसा ही उनके साथ होता है और दोनों को प्रेम हो जाता है। अब बारी थी फ़ोन नंबर एक दूसरे को देने की। दोनों एक दूसरे को अपना फ़ोन नंबर देते हैं और अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। सोनू अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में व्यस्त हो जाता है और आरती अपने घर को चली जाती है। अब दोनों की फ़ोन पर बातें होने लगती हैं। धीरे धीरे बातें प्यार में बदल जाती हैं और प्यार इस कदर हो जाता है कि दोनों कहते हैं क्यों ना अब हम शादी कर लें। लेकिन शादी के लिए हमारे घर वाले तो मानेंगे नहीं, तो अब क्या किया जाए? अब अंततः विचार किया जाता है क्यों ना हम भाग कर के कोर्ट मैरिज कर लें। अब वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। अब बात आती है 5 सितंबर 2015 की। आरती अपने घर वालों को बिना बताए वहाँ से निकल जाती है। निकल करके वो जाकर के सीधा सोनू के साथ कोर्ट मैरिज कर लेती है। पिता परेशान हो रहे होते हैं, माता परेशान हो रही होती है कि आखिर उनकी बेटी गई तो गई कहाँ? लेकिन करे तो करे क्या? लेकिन ऐसे ही करते-करते 2 दिन बीत जाते हैं। 2 दिन के बाद अब बात आ जाती है 8 सितंबर 2015 की। उनकी बेटी का कॉल आता है कि पापा, मैं ऐसे-ऐसे फला-फला गाँव में हूँ और एक लड़का है सोनू सैनी करके, मैंने उससे कोर्ट मैरिज कर ली है, मेरी चिंता ना करें। पिता भी थोड़ा इत्मीनान में आ जाते हैं, सोचते हैं कि चलो शुक्र है मेरी बेटी कुशल से तो है। वो थोड़ा परेशानी से बाहर आते हैं और अब ज़िंदगी चल पड़ती है। सोनू भी अपनी पत्नी को लेकर के अपने घर जाता है, गाँव जाता है, उन्हें बताता है, जैसे-तैसे सब मान जाते हैं और ज़िंदगी चल पड़ती है। अब दिन बीतते जा रहे थे, ऐसे करके सिर्फ 7 दिन ही बीते होंगे कि 8वां दिन आ जाता है। अब बात आती है 16 सितंबर 2015 की। अब 16 तारीख को वो आरती अचानक से घर से गायब हो जाती है। गायब हो जाती है, उसे ढूँढा जाता है, चारों तरफ देखा जाता है मगर वो कहीं पर भी नहीं मिलती। परेशान होकर के सोनू अपने ससुर के पास फ़ोन करता है कि पापा, ऐसे-ऐसे करके आरती गायब हो गई है और मुझे मिल नहीं रही है। मैं बहुत परेशान हूँ, मैंने उसे काफ़ी तलाश करने की कोशिश की। क्या वो आपके पास आई है? तो पिता कहते हैं कि नहीं, वो मेरे पास भी नहीं आई। अब माता-पिता वहाँ पर परेशान हो जाते हैं। आखिर परेशान होकर राजेंद्र जी अपनी पत्नी उर्मिला जी के साथ वहाँ के वृंदावन कोतवाली जाते हैं और जाकर के रिपोर्ट दर्ज कराते हैं कि ऐसे-ऐसे उनकी बेटी आरती गायब हो गई है, वो मिल नहीं रही है। मामला दर्ज तो कर लिया जाता है मगर उसे गंभीरता से नहीं लिया जाता और बात वहीं पर दब कर रह जाती है।
ऐसे ही करते करते 8 महीने का वक्त बीत जाता है। 8 महीने बाद राजेंद्र जी बैठ कर के अखबार पढ़ रहे होते हैं और अखबार में एक न्यूज़ आई होती है कि एक वृंदावन की कोतवाली में एक लाश आई है, जो एक लड़की की है जिसकी उम्र 32 वर्ष बताई जा रही है, लेकिन उसकी शिनाख्त करने वाला कोई नहीं है। वो सोचते हैं क्या कहीं वो उनकी बेटी तो नहीं, उनके मन में भी एक उम्मीद जागती है। वो उठते हैं और जाकर के सीधा कोतवाली पहुंच जाते हैं। कोतवाली पहुंचकर दरोगा जी से कहते हैं कि दरोगा जी, ऐसे ऐसे मेरी बेटी भी गायब हो गई थी, मैं एक बार देखना चाहता हूँ कहीं वो मेरी ही बेटी तो नहीं है। अब उस लाश की शिनाख्त करने वाला कोई नहीं था, तो पुलिस वाले भी सोचते हैं कि हो सकता है कि ये इन्हीं के घर से हो। वो उन्हें दिखाते हैं और दिखाने के बाद उसे पहचान कराई जाती है। पहचान के रूप में वो बोलते हैं कि हाँ, ये मेरी ही बेटी है। अब मामला दर्ज होता है कि किसके खिलाफ एफआईआर लिखी जाए। अब ससुर केस दर्ज कराते हैं अपने जमाई यानी दामाद सोनू सैनी के खिलाफ और उसके दोस्त गोपाल सैनी के खिलाफ। पुलिस दबिश देती है और दोनों को वहां से उठा करके ले आती है। उठा करके लाने के बाद उनसे पूछताछ की जाती है कि आखिर तुमने अपनी पत्नी को क्यों मारा, ऐसी क्या वजह रही होगी जो तुमने अपनी पत्नी का कत्ल कर दिया, जबकि तुमने तो प्रेम विवाह किया था। अब दोनों बोलते हैं कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया है, हमारा यकीन जानिए, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। लेकिन पुलिस मामले को मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। अब बात आती है कड़ी बर्ताव करने की। पुलिस कहती है कि हमारे आगे तो अच्छे अच्छे मुंह खोल देते हैं, तो तुम्हारे जैसे मुजरिमों की क्या ही बात है। अब बात उनको परेशान किया जाता है, उन्हें डराया जाता है, उन्हें धमकाया जाता है और यहाँ तक कि सोनू सैनी के नाखून तक उखाड़ लिए जाते हैं, जिसे 3rd डिग्री टॉर्चर कहा जाता है। अब उन्हें कहा जाता है कि अब अंत में तुम्हारा एनकाउंटर कर दिया जाएगा, वरना तुम सच्चाई बता दो। दोनों डर जाते हैं, डर के बोलते हैं कि हाँ, हमने ही आरती का कत्ल किया है और यही आरती की लाश है। शिनाख्त हो जाती है, केस बंद हो जाता है, दोनों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है, दोनों को सजा सुना दी जाती है, दोनों जेल पहुंच जाते हैं। अब 9 महीने बाद गोपाल सैनी की जमानत इलाहाबाद कोर्ट से हो जाती है। वहीं 18 महीने तक जेल में रहने के बाद सोनू सैनी की भी जमानत हो जाती है। अब दोनों घर वापस आ जाते हैं। घर वापस आने के बाद अब पहले जैसा वहाँ कुछ नहीं था। ना तो उनके पास कोई रोजगार बचा था, ना रिश्तेदारों भी उनसे मुंह मोड़ चुके थे, अड़ोसी पड़ोसियों ने बोलना बंद कर दिया था। वो कहा जाता है ना कि जिसकी घर में खूनी का इल्ज़ाम लग जाए, जिसके नाम पर खून का इल्ज़ाम लग जाए, उस व्यक्ति से रिश्ता रखना कोई पसंद नहीं करता। यहाँ तक कि उनके घर में रिश्ते होने भी बंद हो जाते हैं। घर की स्थिति बहुत ख़राब हो जाती है। आर्थिक स्थिति बेहद ख़राब होने के बाद दोनों परेशान हो जाते हैं, काम धंधा ढूंढते हैं तो उन्हें कोई काम धंधा भी नहीं मिलता। अंततः वो बहुत परेशानी से ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे होते हैं और ऐसे ही करते करते अब 7 वर्ष बीत जाते हैं। 7 वर्ष के बाद अचानक उनका एक दोस्त आता है। दोस्त आकर के कहता है कि ऐसे ऐसे एक विशाला गांव है, विशाला गांव में एक लड़की है जो उत्तर प्रदेश के उरई की है, रहने वाली है, और वो बिल्कुल तुम्हारी पत्नी से हूबहू मिलती है और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि वो तुम्हारी पत्नी ही है। मुझे देखकर तो ऐसा ही आभास होता है। वो जगह बताता है और घर बताता है। अब वो दोनों विचार करते हैं क्या ऐसा हो सकता है, लेकिन अब बात आती है कि क्यों ना एक बार देखा जाए। अब देखा जाए तो किसी के घर ऐसे ही नए गांव में नई जगह पर ऐसे ही तो जाया नहीं जाएगा। अब दोनों सोचते हैं क्या किया जाए। दोनों ऊंट के खरीदार बनकर वहां पहुंच जाते हैं। वहां जाने के बाद ऊँट के खरीदार बनकर पहुंचते हैं। ऊँट वाला कहता है कि भाई तुम खरीदो या ना खरीदो, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है, मैं तो 500 रुपये तो लूँगा ही लूँगा, चाहे तुम खरीदो चाहे ना खरीदो। उसके एवज में वो उसे 500 रुपये दे देते हैं और आ जाते हैं, लेकिन आरती से मुलाकात नहीं होती। अब क्या किया जाए, हार तो मानने वाले नहीं थे, इतनी दूर आ गए हैं तो कुछ तो किया जाए। जैसे तैसे एक ठेले का जुगाड़ करते हैं। अब सब्जियां बेचना शुरू कर देते हैं और उसी घर के आसपास सब्जी बेच रहे होते हैं और मौके की तलाश में होते हैं। ऐसे ही 3 दिन बीत रहे होंगे, अचानक से खुद आरती ही घर से बाहर निकलती है सब्जी खरीदने के लिए। सब्जी खरीदने के लिए आती है, सब्जी खरीदती है, दोनों देखकर चौंक जाते हैं।
अब एक कहा जाता है ना कि जो व्यक्ति 7 वर्षों तक जेल में रहा हो, जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई हो, उनका हुलिया तो वैसे ही बदल जाएगा, और थोड़ा बहुत जो हुलिया था वो उन्होंने आरती के सामने आने से पहले बदल लिया। तो वो दोनों तो आरती को पहचान जाते हैं, मगर आरती उन्हें नहीं पहचान पाती। वो बिल्कुल वैसे ही मोल भाव करती है जैसी उसकी आदत थी। 7 वर्षों पहले जैसे वो मोल भाव कर रही थी, बिल्कुल वो वैसे ही मोल भाव करती है। मोल भाव करने के बाद कम से कम 1.5-2 मिनट उनकी बातचीत चलती है और वो अपने सब्जी लेकर के घर चली जाती है। अब दोनों शौक में पड़ जाते हैं कि ये तो वाकई में जिंदा है, फिर हमारे साथ हुआ तो हुआ क्या। अब दोनों भागे भागे दौड़े दौड़े पहुंचते हैं पुलिस कोतवाली में। कोतवाली में जाकर थानेदार से कहते हैं कि साहब दरोगा जी, देखिए मेरी पत्नी जीवित है और उसके खून के इल्जाम में मुझे जेल भेज दिया गया और हम आज तक पेशियां भुगत रहे हैं। वो उन्हें डांट डपट कर भगा देता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मेरे को लगता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। ऐसा भी कभी होता है क्या? और होता भी है तो हम सबूतों पर यकीन करते हैं, तुम्हारी बातों पर नहीं। अब वो लोग आ जाते हैं, अब क्या किया जाए? अब वो हार मानने वाले तो थे नहीं। आखिर में उनके दिमाग में एक अच्छा सा विचार आता है और वो ई मित्र अधिकारी बनकर उस घर में पहुंच जाते हैं। दोनों पहुंचते हैं, जाकर के दरवाजा खटखटाया जाता है। एक वृद्ध सा व्यक्ति उस दरवाजे को खोलता है। वृद्ध व्यक्ति दरवाजा खोलता है तो जाकर के उनसे कहा जाता है कि हम ई मित्र से आए हैं सर्वे करने के लिए। सर्वे के माध्यम से हम आपको शौचालय की सुविधा मुहैया कराएंगे, आपको लोन दिया जाएगा जिसमें तकरीबन 2 लाख रुपए आपको मिलेंगे उसकी एवज में। वो बोलता है कि ऐसा तो नहीं होता है, लोगों को भी शौचालय के पैसे मिलते हैं मगर इतने रुपए तो किसी को नहीं मिलते। वो बोलते हैं कि नहीं, ये एक लकी ड्रॉ निकाला जा रहा है, जिसके पास से सारी सुविधाएं और सारी जानकारी हासिल होगी उन्हें ऐसा ही किया जाएगा और ऐसा ही दिया जाएगा। वो बोलता है तो इसके एवज में मुझे क्या करना होगा? बोले ज़्यादा कुछ नहीं, आपको आपके घर के सदस्यों के नाम बताने होंगे, कितने सदस्य हैं उनके बारे में बताना होगा और उनका कोई ID प्रूफ देना होगा। ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना होगा। अब वो कहते हैं ना कि पासा फेंका जाता है, जाल डाला जाता है और जाल में वो व्यक्ति फंस जाता है। वो भी खुशी खुशी सारे घर के सदस्यों के बारे में बता देता है और सबके ID प्रूफ दे देता है। ID प्रूफ देने के बाद वो जब देखता है, वो दोनों जब चेक कर रहे होते हैं बाकी सभी के नाम, तो जाकर के जैसे ही आरती की ID देखते हैं तो आरती का नाम आरती ही होता है और वो उत्तर प्रदेश के उरई की ही रहने वाली होती है। वो देख कर के चौंक जाते हैं कि आखिर ये क्या है, क्योंकि यही नाम यही पता सारा तो उसने वहाँ पर भी लिखवाया था जब उसने उससे शादी की थी। अब वो सीधे दौड़ते हैं और कागज़ लेकर के सीधा SHO के पास पहुँचते हैं। SHO को दिखाते हैं कि देखिए आपने हमसे सबूत मांगा था, हम सबूत लेकर के आ गए हैं, अब आप देखिए। वो देखते हैं, देख कर के कोतवाली में फ़ोन किया जाता है, जाकर के एक टीम गठित की जाती है और कहा जाता है कि मामले की जांच की जाए। पुलिस भी हक्की-बक्की रह जाती है कि आखिर ऐसा हुआ क्या? अब दोनों वहाँ पर पुलिस दबिश देती है। जाकर जैसे ही दबिश दी जाती है, आरती को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब आरती को गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकर के आया जाता है, आरती से पूछताछ की जाती है कि भई ऐसा क्या हुआ था? तुम जीवित थी तो तुमने किसी को बताया क्यों नहीं? वो कहती है कि मैंने बताया था, अपने पिता को बताया था। बोले तो ऐसा क्या हुआ था कि जो ये सारी घटना घटित हो गई? वो बोलती है कि मैंने जोश में आकर के शादी तो कर ली, लेकिन 7 दिन के बाद मुझे पता चला कि जिस व्यक्ति से मैंने शादी की है उसकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, वो मेरा खर्चा नहीं उठा सकता, मेरे शौक पूरे नहीं कर सकता और मैं ऐसी तंग हालत में नहीं रह सकती थी और मैं इन्हीं सब से बचने के लिए घर छोड़कर दोबारा से भाग गई। भागने के बाद मैंने अपने पिता को बता दिया था और आकर के यहाँ इस व्यक्ति से शादी कर ली थी। अब बात आती है कि ससुर की, कि ससुर को सब कुछ पता था फिर भी उसने ऐसा क्यों किया। अब बात करते हैं सोनू से और गोपाल से कि जब तुम्हें पता था कि तुमने कत्ल नहीं किया तो तुमने हामी क्यों भरी? अब वो कहते हैं कि जब उन्हें डराया जाएगा, धमकाया जाएगा, उन्हें एनकाउंटर करने की धमकी दी जाएगी तो भला वो क्या करते? वो भी डर गए और आखिर में उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया। अब कहे उन दोनों को, उसको आरती को गिरफ्तार किया जाता है, उसके पिता को गिरफ्तार किया जाता है, चार्जशीट दायर की जाती है।
पूछा जाता है कि आरती से फिर से एक बार पूछताछ की जाती है कि जब तुम्हें तो पता था तुम्हें दूसरी शादी करनी थी, तुम दूसरी जगह रहना चाहती थी तो शौक से रहती, लेकिन तुमने उसके ऊपर कत्ल का इल्ज़ाम लगा तो उसके कत्ल के इल्ज़ाम से उसे बरी क्यों नहीं कराया। वो बोलती है कि जिस जगह मेरी शादी हुई उस व्यक्ति के साथ मैं बहुत खुश थी, अच्छे से जीवन यापन कर रही थी, मैं नहीं चाहती थी कि उसे मेरी पहली शादी का सच मालूम हो और मेरी शादी टूट जाए। अब सब कुछ तो ठीक चल रहा था, पिता को बेटी मिल गई थी, बेटी को नया ससुराल मिल गया था, पति मिल गया था, सुख में जीवन जी रहे थे, लेकिन गोपाल सैनी और सोनू सैनी की क्या गलती थी आखिर? सिर्फ ये कि उन्होंने प्यार किया था, प्यार करने के बाद उनसे विवाह कर लिया था, सिर्फ इसकी ही वो सजा काट रहे थे। सिर्फ वो दोनों नहीं, उनका पूरा परिवार सजा काट रहा था, बदनामी मिली, खून का इल्ज़ाम लगा, यहाँ तक कि उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई, 20 लाख तक से ऊपर उनके ऊपर कर्जा हो गया, सिर्फ एक छोटी-सी गलतफ़हमी के कारण। अगर पुलिस ने तफ्तीश की होती, अच्छे से छानबीन की होती, तो शायद उनकी ज़िंदगी भी कुछ और होती और वो भी एक सुखमय जीवन जी रहे होते। जब ये खबर बाहर छपती है, तो लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या हम कानून पर भी विश्वास कर सकते हैं? क्या ऐसा भी हो सकता है एक झूठे केस से एक मासूम व्यक्ति की ज़िंदगी तबाह हो जाए, उनका पूरा परिवार तबाह हो जाए? लेकिन ऐसा ही हुआ सोनू और गोपाल के साथ। इसी के साथ मैं ज्योति गौड़ आप सभी से विदा लेती हूँ। फिर मुलाकात होगी अगली किसी सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।